हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम करने वाले हैं प्राकृतिक संकट और आपदाएं, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट ये आपके एनसीईआरटी है क्लास 11th की, और चैप्टर 7 चल रहा है हमारा, और लास्ट चैप्टर है ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, समझ चुके हैं आपदाएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संकट क्या होता है, आपदाओं का वर्गीकरण क्या होता है, और भूकंप किस तरीके से आते हैं और कैसे क्या तबाही मचाते हैं। इसके साथ साथ हमने सुनामी को भी पढ़ लिया था भूकंप के साथ। आज की क्लास हमारी शुरू होगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं। यानी कैसा दबाव होता है, लो प्रेशर बेल्ट होती है इनके सेंटर में, लो प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनका दूसरा नाम भी है प्रभजन। वैसे इंग्लिश में से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभजन भी कहते हैं। एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं ये, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्री सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। ठीक है, तो मीन्स इसमें जितनी भी पावर होती है इन चक्रवातों में, तो वो चक्रवात जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया द्वारा, कंडेंसेशन प्रक्रिया द्वारा जो छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा है उससे होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में अलग अलग मतभेद हैं, और इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। नंबर 1, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता। मीन्स कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में गर्म और पानी से भरी हुई वायु उपलब्ध होनी चाहिए, और जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो गुप्त ऊष्मा है वो निर्मुक्त हो, यानी छोड़ी जाए। सेकंड, तीव्र कोरियोलिस बल से जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। यानी ऐसा कोरियोलिस बल होना चाहिए जो सेंटर का जो लो प्रेशर वाला एरिया बना हुआ है, वो लो प्रेशर एरिया वाला आपका कवर अप ना हो, भरे ना। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपकी चक्रवात उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, आगे क्या कारण है इनका। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिसे स्थानीय तौर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसमें स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर आपका चक्रवात एक विकसित हो जाता है, साइक्लोन विकसित हो जाता है। फोर्थ, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को रोक सके, अवरुद्ध करे। तो इन सारी परिस्थितियों के बाद ही आपका कोई चक्रवात पैदा होता है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, मीन्स ये लगा लो, एक इनमें अंतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, वायुदाब प्रवणता मीन्स वायुदाब में अंतर बहुत अधिक होता है। चक्रवात का जो केंद्र है, वो केंद्र में गर्म वायु और निम्न वायुदाब रहेगा, और मेघ रहित रहेगा, जिसे चक्रवात की आँख भी कहते हैं, तूफान की आँख भी कहते हैं। तूफान की आँख वाले एरिया में गर्म वायु होगी और लो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर, और उसके साथ साथ बादल भी नहीं होंगे भाई वहाँ पर, और मौसम बिल्कुल शांत रहता है। चक्रवात की आँख में मौसम कैसा रहता है, बिल्कुल शांत। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। समताप रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के पास भी पहुंच जाता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आपके सेंटर पॉइंट से पवन पट्टियां हैं वो 10
किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर एरिया को कवर करके चलती हैं। व्यास कह सकते हैं आप इसको, व्यास कह सकते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ आने वाले चक्रवात उनको 2 जलीय क्षेत्रों से पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात आपके 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं भारत में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ से चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब पहुँच जाते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा है ना, वहाँ पर। तो उनके करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। चक्रवातों की बारंबारता, रास्ता, समय तालिका, ये सब कुछ नीचे दिया गया है, तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं। तो वैसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये साइक्लोन की जनवरी में बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर, तो आप एक नज़र मार लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। तो क्या रिजल्ट होते हैं इनके, तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, गर्म और पानी से भरी वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्रोत है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, ठीक है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर जो चक्रवात हैं उसका बल भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे जैसे आपकी समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो चक्रवात का बल, उसकी पावर भी कम हो जाती है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमज़ोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो समुद्र से लगते वाले एरिया है ना, तो उन एरियाज में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं और इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं तूफान महोर्मी। ठीक है, स्ट्रॉम सर्ग, तो आपका तूफान महोर्मी कहते हैं जब तूफानी एरियाज में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा हुआ रहेगा उसको। समुद्र तल में जो महोर्मी है वो वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में आपका जो वायुदाब प्रवणता होती है, ठीक है, प्रेशर होता है, और अत्यधिक तेज सतही जो पवने हैं वो उफान को उठाने वाले ये दोनों बल हैं। इनसे समुद्र का जो जल है वो ऊपर की ओर उठता है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस भी जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा भी होती है। इसलिए तो कहते हैं साइक्लोन में आपके जो तटीय एरिया हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही होती है, और इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियाँ, खेत सब कुछ पानी में डूब जाते हैं और फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का भी विनाश होता है। तो ये था भाई भारत में आपका साइक्लोन कैसे आता है, कैसे क्या बनता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगी हमारी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, फ्लड। आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविज़न पर देखा होगा। कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय, मीन्स नदियों का जल है जब उनमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो अपने तटीय किनारों को तोड़कर आसपास के एरिया में पानी घुस जाता है और आसपास की ज़मीन पर खड़ा हो जाता है, जिसे हम फ्लड कह देते हैं। तो आप सबको पता है बाढ़ क्या होती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, कुछ विशेष ऋतुओं में ही बाढ़ आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी अपनी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से भी अधिक जल हो जाता है, नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और जल बाढ़ के रूप में मैदानों के निचले हिस्से में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आपका तूफानी महोर्मी आ गया और समुद्र का पानी तट की ओर घुस जाता है। ऐसी सिचुएशन में लंबे टाइम तक होने वाली तेज़ बारिश लगातार हो ही जा रही है और पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी बाढ़ आती है। हिम का पिघलना और ज़मीन की अंतःस्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदापर्दन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना, ये सारे आपके ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बाढ़ आती है। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में ही आती है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र भारत के अंदर, जो अभी अभी हमने किया है। तो भारत में अति अधिक क्षति होती है चक्रवातों से इस एरिया में और आपके इस एरिया में, ठीक है, अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। फिर उसके बाद थोड़े कम तो ये आपका तटीय किनारे वाला एरिया आ जाता है, इधर वाला, और यहाँ पर गुजरात वाला एरिया भी। और उससे कम की बात करें तो भाई आपका ये खाली वाला एरिया आ जाता है। इसके बाद मध्यम क्षति की बात करें तो ये चेक वाली सिचुएशन, और इससे भी कम, मध्यम से भी कम तो आपका ये चेक, ये वाला बारिश वाला सिंबल वाला, और बिल्कुल अधिक कम तो ये आपका ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये थे आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र भारत के अंदर। हम बाढ़ पढ़ रहे थे, तो बाढ़ काफ़ी तबाही लाती हैं, परंतु दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन में, भारत में और बांग्लादेश में इनकी फ्रीक्वेंसी और इनसे होने वाला जो नुकसान है वो सबसे अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इनके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलाप जो मनुष्य की एक्टिविटीज़ हैं, अंधाधुंध जो मनुष्य का वन कटाव है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं, प्राकृतिक अफवाह तंत्र हैं, इन सब का अवरुद्ध होना, नदी तल, बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की जगह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बाढ़ वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, जी सा टॉपिक है। भारत के विभिन्न राज्यों से बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भारत की यानी कितनी भूमि है, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता भी है, अभी मानचित्र में देखेंगे हम। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से आते हैं। असम के अंदर वेस्ट बंगाल और बिहार, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है ना ज़्यादा। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और यूपी में बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता और मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अफवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी के बीच आती है, जब जो लौटता हुआ मानसून है, जब वहाँ पे ज़्यादा वर्षा कर देता है ना सर्दियों में, तब मानसून में नवंबर से जनवरी के बीच बाढ़ आती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात, हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें हैं, रेल पटड़ी है, पुल है, मानव बस्तियाँ, इन सबको भी नुकसान पहुँचाती हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे हैजा, आर्तशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां भी फैल जाती हैं। और बाढ़ के कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं। ये उपजाऊ मिट्टी आपकी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट लाइन, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली ये आपका असम में है और एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यानी नदी के बीच में द्वीप है। वैसे तो आपके आइलैंड समुद्र के बीच में होते हैं, यहाँ पर ये नदी के बीच में आइलैंड और सबसे बड़ा है। हर वर्ष ये बाढ़ में ग्रस्त हो जाता है, बाढ़ आती है यहाँ पर भयंकर, परंतु यहाँ चावल की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने केवल गौण मात्र है। इतना नुकसान होता है बाढ़ आती है जब, तो ये आपका बिल्कुल गौण मात्र है नुकसान। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ कदम हैं। तो ये कदम सुन लो भाई, एग्जाम में आते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण करना, बाढ़ लाने वाली नदियों की ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, नदी वाहिकाओं पर जो लोग बसे हुए हैं उनको कहीं और बसाना, और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण करना। और इसी दिशा में कुछ और कदम भी हो सकते हैं। तो ये देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में जहाँ यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे, तो तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाढ़ से बचा जा सकता है, ये सारे तरीके अपनाकर, जो कि गवर्नमेंट भी इन पर काम चालू है। तो चलिए एक बार मैप देख लेते हैं कि भारत में बाढ़ प्रभावित एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो भारत के अंदर
अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर ये होता है आपका इंडेक्स। यहाँ पर हमें शो होती है चीज़ें कि किस तरह की शेड आपकी किस तरह की चीज़ें को दिखा रही है। तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ रिवर्स शो की गई है भारत की, क्योंकि भारत के कई बार है ना रिवर जब अपने तटबंधों को तोड़कर रिवर का पानी नदी का पानी आसपास के एरियाज में घुस जाता है तभी बाढ़ आती है भारत में ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये आपका सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पर ये आपका गंगा नदी तंत्र है और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और ये है आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी हल्की हल्की शेड कोसी नदी के पास है, यहाँ पे यमुना के पास, गंगा और शारदा के पास, ब्रह्मपुत्र के पास ये वाली शेड बनाई हुई हैं। यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती है इनके पास बनाई हुई हैं। और यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी है, इसके पास ये कृष्णा की शेड बनाई हुई है यहाँ पर। तो नदियों के आसपास वाले इलाकों में ही ये शेड की गई हैं। तो ये जो नदियों के आसपास वाले इलाके होते हैं ना, यहीं पर आपकी ज़्यादा कर बाढ़ आती हैं। ठीक है, तो ये था भाई भारत में बाढ़ संभावित एरियाज। तो आज की क्लास में हमने चक्रवातों को पढ़ा और बाढ़ को पढ़ा। अभी भी आपकी 2-3 आपदाएं और रहती हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का कोर्स लेना चाहते हैं पेड कोर्स, तो वो अचीवर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप पेड कोर्स खरीद सकते हो और अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। उसके साथ साथ भाई आप मेरे चैनल को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में मेरा भी मन करे आपके लिए ये वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।